तो उसमें एक बात और होती है कि उस आदमी को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने में इतनी दिक्कत आती है कि उसे दूसरे आदमी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, मैंने इस बात का जवाब दे दिया था आपको कि नहीं दिया था? जो भाई साहब ने पूछा है, विद्यालय जाना सही है या गलत? विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो सही है या गलत? दे चुका हूं मैं इसका जवाब। ये भाई साहब कहाँ थे उस टाइम, आई डोंट नो, लेकिन मैं इसका बहुत डिटेल में जवाब दे चुका हूं। दूसरा सवाल आया है कि व्यवस्था परिवर्तन की पूरी स्क्रिप्ट क्या होगी, कृपया बताने का कष्ट करें। मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप उनको भी बता दो कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि वो हमारे लिए पूरा इंतजाम करके रखें। भाई अभी जो ये प्रोग्राम है, ये 7 दिन का जो कार्यक्रम अपन ने संपन्न करेंगे अपन कल, आज छठा दिन है और छठा दिन भी लगभग समाप्ति पे है। तो क्या आप में से किसी को इन 7 दिनों की स्क्रिप्ट पता थी? आपको पता थी भाई? किसी को, मैनेजमेंट वालों को? भाई किसी को नहीं पता थी। जब जिस चीज के लिए हम तैयार होंगे वो हो जाएगा। पूरे स्कूल की भी स्क्रिप्ट तैयार है, गांव की भी स्क्रिप्ट तैयार है, समाज की भी स्क्रिप्ट तैयार है। मतलब ये समझो कि 36 बिरादरी, 72 कलाएं, सारे डाल की चीज जितनी भी समाज में हो सके ना, सब की स्क्रिप्ट और लिस्ट तैयार है। पर उसको करने वाले कहां हैं? मतलब अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो हम करने वालों में काउंट नहीं होंगे ना। मतलब असल में करने वाला कौन होगा? जो उसको सुपरवाइज कर सके। आप सारे लोग, आपके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि आप सुपरवाइजर हो आने वाले टाइम में। जब स्टेक होल्डर मतलब गांव का आदमी जब कोई काम कर रहा होगा, उसकी निगरानी आप लोगों ने करनी है। अब आपको ग्रुप में बांट करके हर व्यक्ति ने ग्रुप लीडर बन के देखा तो आपको मालूम पड़ गया कि आप ग्रुप लीडर कैसे हो, आपकी टीम आपकी कितनी बात मानती है। अगर नहीं मानती है तो क्यों नहीं मानती है, इसका विश्लेषण आप करोगे कि वो कमी उस बंदे में है कि आप में है। और अगर 6 लोग हैं और उनमें से एक नहीं मानता तो फिर मैं 5 क्यों मानते हैं और वो एक ही क्यों नहीं मानता? तो ये बहुत सारे मल्टीपल एंगल से सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, छोटे सा सवाल और छोटे से जवाब में सब समेटना चाहते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अंदर तो घुसिए एक बारी, आइए तो सही। ये सवाल केवल वो आदमी पूछेगा जो बात ज्यादा करेगा, काम कम करेगा। जो काम ज्यादा करेगा, बात कम करेगा, उस आदमी को मालूम है कि कौन सा काम करते हुए कौन सी प्रॉब्लम आती है। आज तक जिसने भी स्क्रिप्ट बनाई, जिसने भी कोई एक भूमिका तैयार की, उसकी भूमिका कभी पूरी नहीं हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं और उसके बाद उसमें आपको देखना है कि कितने सच्चाई से आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो। ये तय करेगा कि आपकी सक्सेस का क्या आंकड़ा रहेगा, क्या रहेगा। एक क्वेश्चन है कि अगर रुपए पे जो चर्चा है वो हम असल में अभी शाम को कुछ गांव के लोग भी हमने बुलाए हैं। हम सोच रहे हैं कि जो लेवल 2 हमारा पिछले साल हुआ था, उसमें जो वर्मा जी थे और मेरे कुछ को सवाल जवाब देने का एक सेशन था, तो हम लोग उसको यहाँ चलाने की कोशिश करेंगे कि आपको वो यहीं पे मिल जाए, पूरे सवाल जवाब उसके अंदर हैं। पर इसमें यह है कि क्यों ना 1 रुपए का सिक्का नोट इकट्ठा किया जाए और कोई भी काम करे तो असली नोट मांगा जाए। ये होगा, इसका समय आएगा। मतलब ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है जो काम का, वैसे 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। जैसे गोरखपुर पुलिस के बारे में पूछा है, पुलिस वालों से, डॉक्टर्स की टीम से मिलने का चर्चा किया था, उनकी उस पर तो मैं बता दूंगा आपको किसी लाइव में। इम्पोर्टेंट है जो यहाँ ज़रूरी है। एक क्वेश्चन इसमें आया है कि जब कोई अवचेतन मन में कोई बात चली जाए तो उसको वहाँ से कैसे निकालें। अगर वो चीज़ बुरी चीज़ है या वो चीज़ अच्छी चीज़ है, दोनों ही केस में
कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है कि जब आप कोई ऐसा काम करोगे कि उस काम में आपको पूरा आनंद आ रहा है, उसका अर्थ यह है कि जब आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे, वर्तमान में जब आप काम करना सीख जाओगे, तो आपको यह भी ध्यान नहीं रहेगा कल किसने मुझसे किस तरह बात की थी, कि किसी ने गाली तो नहीं दी, किसी ने पीट तो नहीं दिया, कुछ और तो नहीं गया। मतलब आप यही भूल जाते हो। मैंने आपको बताया कि मैं अपने परिवार में, मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे परिवार में मौत हो गई और मैंने बात करके फ़ोन पे, जैसे बीच में फ़ोन आया इमरजेंसी, तो मैंने कॉल उठाई और उसने बताया कि फलाने बंदे की डेथ हो गई है, और मुझे एकदम से लगा अरे अभी तो ठीक ठाक थे वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, और मैं वो फ़ोन रखने के बाद में मैं भूल गया। और मुझे जब ध्यान आया तब मैं दूसरी किसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ से निकल चुका। मैं मध्य प्रदेश था, मैं वहाँ से आगे निकल गया, और जब मैं ट्रेनिंग करके ख़त्म करके आया और तब मेरे पास मैसेज मैंने चेक करे तो वहाँ लिखा हुआ था, यार मैं तेरे घर गया था, वहाँ तुम मिला नहीं, वो सब कह रहे थे कि वो तो फ़ोन ही नहीं उठाता, ओ मेरा तो वो ध्यान में नहीं रहा। मतलब आप इस लेवल पर भी चले जाते हैं कि आप उस काम में इतने डूब रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। और जब कई बार ध्यान में आता है, जैसे बात कर रहा हूं अभी ध्यान में आ गया मेरे को, लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, अभी तो पहले बात पूरी करूंगा, और जब बात पूरी करूं तब ध्यान ना रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार भी ध्यान नहीं आई थी, वो बात दोबारा आई, लेकिन उस वक्त नहीं आई जब मैं खाली हूं, जब मैं फोन करके पूछ सकता हूं घर पे। तो इट हैपन्स। इसका मतलब यह है कि आपको याद कौन सी चीज रहेगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और एक दूसरा नियम है इसका, अवचेतन मन से चेतन मन से इन सारे मना में आने जाने का, परमानेंट मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी में आने जाने का। वो दूसरा नियम ये है कि रिपीटिशन का प्रिंसिपल है। कोई चीज जितनी बार दोहराई जाएगी वो उतनी ही पक्की याद हो जाती है, और आप जानबूझकर प्लान करके भूल नहीं सकते। याद तो कर सकते हो लेकिन आप भूल नहीं सकते। मतलब भूलने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आपको क्या भूलना है, और जैसे ही आप याद करोगे फिर रिवीजन हो जाएगी, एक बार और दोहराई हो जाएगी, तो वो पक्की याद हो जाएगी। यानी जिसको आप भूलने की कोशिश करोगे वो पक्की याद हो जाएगी। जैसे किसी प्रेमी की प्रेमिका बिछुड़ जाए और वो उसकी याद में कहे कि मैं उसे भूलने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, तो वो भूलने की कोशिश ही बेकार है, उसको दूसरे काम पे लगाना पड़ेगा। अगर उसी काम पे लगा के रखा तो नहीं भूलेगा। इसीलिए हम जब किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, हमारा कोई साथी बिछुड़ जाता है, तो परिवार से कोई चला जाता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ रिवाज है कि बहुत सारे लोग आएंगे, गांव के लोग, कभी कोई आएगा मिलने के लिए, कभी कोई आएगा, फिर रिश्तेदार आएंगे मिलने के लिए, ताकि वो आदमी का जो दिमाग है वो उस व्यक्ति से दूर होकर के उनकी सेवा पे लग जाए। पानी पिया दे भाई, चाय पिया दे भाई, यू कर दे भाई, ओ कबर दे भाई, यो कर दे भाई। तो उसमें क्या, आदमी वो बिचड़ा रहा भाई, इतने सारे लोग आ गए, वो घर आ गए, तो उसका कुछ ना कुछ तो उनका करना ही पड़ेगा। उस चक्कर में वो काम में लग जाता है, तो वह चीज दिमाग में पीछे चली जाती है कहीं। अगर वहां उस वक्त उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो वही आदमी उसके दिमाग में घूमता रहेगा, उसके साथ बिताए टाइम याद आता रहेगा, और आदमी अवसाद में चला जाएगा। इसीलिए बीमारी के वक्त भी अकेला नहीं छोड़ते हम व्यक्ति को। बीमारी के वक्त भी कोई ना कोई आता जाता रहता है, कोई अपने याददाश्त, कोई अपनी बात याद दुआ होगा, कोई उसका अपनी पुरानी याद दुआ होगा, कोई कुछ होगा, कोई पुराना दोस्त आ गया, कोई सहपाठी आ गया, तो उससे फिर उसका ध्यान वहां से हट जाता है बीमारी से। और जैसे ही आप किसी एक चीज पर ज्यादा दुखी होकर के केंद्रित नहीं करते हो, तो आपका वैसे ही अवसाद खत्म होता जाता है। तो भूलने का एक ही तरीका है, उस चीज, उस माहौल को बदल दो और काम वो चूज कर लो जिसमें आपको आनंद आया हुआ है। सिंपल, बहुत सिंपल सा है। क्लियर है? आगे आया डीआरटी का, ये भी दे देंगे, इसका भी जवाब देंगे आपको। आप इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनते हो। सारा का सारा डीएम के पास आवेदन की क्या प्रक्रिया, ये भी है। टीवी मोबाइल से म्यूजिक फ्रीक्वेंसी और स्क्रीन कैसे माइंड प्रोग्राम करता है, पूरी की पूरी वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, लंबा हो रहेगा। अभी नौकरी कर रहे लोग क्या करें, नौकरी करें या नौकरी छोड़ें? परिवार की भी जिम्मेदारी है, ना खेद है, ना खुद की और ना खुद के जानवर हैं, गुलाम या कुछ और। व्यापार भी खत्म हो चुका है कि जिसके पास खेत पशु नहीं है उनके लिए क्या। और पानी का जो लेवल है वो भी 250 फुट से नीचे जा चुका है। देखिए, इसमें ये हमने बिल्कुल नहीं कहा है
कि आपने आज और कल भी नौकरी छोड़ देनी है, लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेट नहीं है तो आज कम से कम इस दिशा में तो सोचना शुरू कर दो कि हमको नौकर नहीं रहना है। और आपको पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, अभी हमारे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा आ गया। आप देखो अपने यहाँ कई वैद्य बैठे हैं, आप उनसे चिकित्सा सीख सकते हो। खेती पे काम करने वाले लोग बैठे हैं, आप उनसे वो सीख सकते हो। मैंने आपको जो एजुकेशन वाला मॉडल दिया है ये आप सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही छोड़ के इसी पे लग जाओ, लेकिन आप इसको सीख सकते हो। और ये इतना गजब का मॉडल है, मैंने 2020 में इसमें ट्राई किया था। मैं देख रहा था कि चलो मुझे तो पैसा नहीं कमाना है, मेरी फ्रेंचाइजी तो कमा ही रही थी, तो मैंने फिर अपने फेस का इस्तेमाल करके 2019 में मैंने इसके लिए ट्राई किया था। और फिर जो ये 18 वाली 17 वाली तो वीडियो है ही है दिल्ली की। मैं दिल्ली के एक स्कूल में 4000 बच्चा, और हमने प्रिंसिपल से बात कर ली और प्रिंसिपल ने हमारे को यस कर दिया। और हमने कहा जी ये टीम मेरी काउंसलिंग करेगी, मैं नहीं करूँगा। 12,000 रुपया हमने हर बच्चे से लिया था उस टाइम पे। 2,000 रुपया उसमें से स्कूल की डेवलपमेंट के दिए हमने, 1,000 रुपया हमने रखा अपने पास में महीने का। सॉरी, 12,000 में से 1,000 रुपया महीना, मतलब 10 महीने का 10,000 रुपया हमने रखा। 4,000 बच्चों को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 करोड़ रुपया बनता है। और जितनी टीम उस पर काम करेगी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पैसे में, मतलब अपन यूज करो, समाज के काम पे लगाओ, जब मोर्चे को जरूरत हो मोर्चे को दे देना, नहीं तो अपना यूज करो, अपना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब अपना काम ये नहीं है। अब हमने ये देख लिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी नहीं करते थे, पहले तो फ्रेंचाइजीज कमाती थी हमारी, फिर हमने देख लिया कि उन लोगों ने भी पैसे के लिए काम शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ पैसे के लिए काम करना है, लेकिन पैसा चाहिए, यानी कि संसाधन चाहिए। बेसिकली पैसा भी नहीं चाहिए, संसाधन चाहिए। संसाधनों का इंतजाम होना शुरू हो जाएगा। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस पहले भी थे, लेकिन वो होगा अगर व्यवस्था परिवर्तन होगा तो रोजगार के लिए कुछ लेने देने के लिए पैसा रुपया बनेगा या फिर बार्टर सिस्टम होगा। ले सवाल आ गया। मतलब ये आखिरी सवाल शुरू में पूछ रहे हैं। एक गांव में आज तक गए नहीं है, किसी से बात करी नहीं है, लोग तैयार भी हैं बदलने के लिए वो पता नहीं है, बदल भी देंगे कि नहीं वो पता नहीं, कितने दिन मोर्चे में रहेंगे उसका पता नहीं, कितने दिन काम करेंगे उसका पता नहीं, और बार्टर सिस्टम तक पहुंच गए। ऐसे थोड़ी होता है यार। जो व्यवस्था बनने जा रही है, अगर उसमें व्यापार करेगा तो उस पर कोई लिमिट होगी या व्यापार कर, है ना कमाल की बात। क्वेश्चन ही गलत है। आखिरी क्वेश्चन शुरू में नहीं बनाए जाते। देखिए, जब हम समाज के तौर पे रहते हैं तो वहां एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, वहां समाज निर्णय लेता है। आपको पिछले 6 दिन की ट्रेनिंग में, पिछले 6 दिन में हमने एक बात समझाने की कोशिश करी है कि समाज के सत्यानाश का कारण है अच्छे और सच्चे लोगों की चुप्पी। जब अच्छे लोगों ने समाज में बोलना बंद कर दिया, तब लुच्चे और गुंडे लोगों ने समाज का नेतृत्व स्टार्ट कर दिया। जब गंदे लोगों ने नेतृत्व स्टार्ट किया तो गलत आदमी अगर उनके परिवार से मिला तो उसको बचाने में लग गए, और गलत आदमी अगर दूसरे दुश्मन के परिवार से निकला तो उसको मरवाने पे लग गए। तो समाज में बहस और लड़ाई बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से समाज टूटता चला गया। आधा हिस्सा उन तरफ हो गया, आधा हिस्सा उन तरफ हो गया। तो ये चीजें बेसिकली इसीलिए हुई कि अच्छे लोगों ने बोलना बंद किया। एक बार जब आप लोगों को बोलना आ जाएगा तो आप लोग भी और लोगों को बोलना सिखाओगे, और जब ये चलेगा सिलसिला, तो जब लोग बोलना शुरू करेंगे तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि उनको कैसा सिस्टम चाहिए। और हमारे समाज की तो ब्यूटी ये है कि अभी भारत का समाज पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तो जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वो व्यवस्था पहले से हमारे गांव में मौजूद है, पहले से मौजूद है। आप अपने गांव में से आज बिजली खत्म कर दो, आज ये मशीनी युग खत्म कर दो, ट्रैक्टर आज निकाल दो, मोबाइल को आज निकाल दो, ये टेलीविजन को आज फेंक दो, तो हमारा समाज अपने आप वैसे सुधर जाएगा, अपने आप। मतलब ट्रैक्टर को, बिजली को, मोबाइल को, अखबार को, टेलीविजन को, इसको निकाल दो आप गांव से, अपने आप सुधर, ऑलरेडी सुधरा हुआ है वो। जहां जहां ये सब चीजें नहीं है, वहां आज भी समाज के लोग बैठकों में बैठ के हुक्का इकट्ठा पी रहे हैं।
जहां ये चीजें ज्यादा आ गई है वहां सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं 10 बजे एसी चला के, वहां कोई नहीं आपस में बात करता है। तो समाज पहले से अभी हमारा बचा हुआ है, और जो बुजुर्गों के पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, वो हम लोगों को इकट्ठा करना है। ये हमारी ड्यूटी है कि उनसे जा करके घंटों घंटों बैठ के बात करें, क्योंकि जो गुरु मंत्र है ना, जो असली बातें हैं वो पूछने पे नहीं निकलती हैं। वो जिस बंदे के पास ज्ञान होता है वो पूछने पे क्या पता वो ना बताए जो आप जानना चाह रहे हो, और ऐਵੇਂ ही बैठे रहे, वैसे ही फेंक दे वो असली बात को, और वो असली बात पकड़नी आनी चाहिए अपने को। हो या बात थी, इससे समाधान हो सकता है, और वो समाधान है हमारे लोगों के पास। अभी है कि हमारे समय, आज के समय में हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं, हमारे सरकारी नौकरों से उलझने पर किस प्रकार कानूनी तथ्य के आधार पर बचाव कर सकते हैं। अरे बचाव करने की टेंशन क्या है भाई, टकराने की टेंशन क्यों नहीं लेते तुम? बचाव करने की टेंशन में तो बोले हो जाओगे, सामने वाले को डर। देखो, आप अगर सच्चे हो और वो बेईमान है ना, वो आंख में आंख डाल के भी बात नहीं कर पाएगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात भाई, आपने कानूनी मुद्दों पे और सारे के सारे थानों में, कोर्ट कचहरियों में बात करते हुए आपने ये लोग देखे होंगे सारे के सारे वीडियो, किसी ना किसी वीडियो में। इनने पूछियो, इन तक किसी ने सिखाया था क्या? कुछ नहीं है। प्राकृतिक कानून के बारे में पूछा, प्राकृतिक कानून ये है कि सृष्टि पर रहने वाले हर जीव का इस धरती पर बराबर हिस्सा है, ये है प्राकृतिक नियम। अगर कोई व्यक्ति के पास उसकी जरूरत से ज्यादा का सामान है तो वो उसने चोरी से कर रखा है, और चोर को सजा मिलनी चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि एक भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि किसी भी जीव की हानि हमसे नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो। सिंपल है, किसी दूसरे के हक को ना मारे, यह प्राकृतिक नियम है जिसके लिए अपनी लड़ाई है। क्वेश्चन है कि मैंने सुना था कि आप लीगल टीम बना रहे हैं, इस बारे में बताएं कि मुझे कानूनी सलाह मिलने में काफी परेशानी हो रही है। देखिए, कानूनी सलाह के मसले में आप अपने ही लोकल किसी भी वहां जाइए कचहरी में, वहां आपको बिल्कुल नए नए वो लोग मिल जाएंगे, वकील जो बैठे हैं। जमानत करने में भी जमानत लगानी ही होती है, और हम चाहते हैं कि आपको कानूनी मदद मिले ही ना, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा ना कि कोर्ट आपके लिए नहीं बैठी है। मतलब क्या हो गया, हमने ऐसे इतने वकील देखे पिछले 2-2.5 साल में जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके मोर्चे के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन असल में वो अपना धंधा चलाना चाहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन वकील का खर्चा तो लगेगा जी। वकील का खर्चा ही तो फीस होती है, और क्या होता है? वो खर्चा ही करके लेता है। कोर्ट का खर्चा अलग है, वकील का खर्चा अलग है। कोर्ट की फीस अलग होती है और वकील की अलग होती है। वो इसमें भी इंटरप्रेट कर जाते हैं। अब ऐसे वकील समाज के हित में कैसे काम करेंगे जिनकी जजों के साथ सेटिंग होगी? ऐसे वकील कैसे मदद करेंगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं? जो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो अलग टाइप के वकील होते हैं, और उनके पास कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। और जो एस्टैब्लिश्ड वकील है वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये भी कन्फर्म है। तो आपको जो इन वकीलों की जरूरत है वो उन वकीलों की जरूरत है जो बिल्कुल नए हैं, जो पैसे वाले मामले में, जो कर्जे वाले मामले में, और जो बिल्कुल नए हैं उनको आप ये बताइए कि आपको दस्तावेज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए ड्राफ्ट भी हम बना के देंगे, और आपको सिखाएंगे भी हम तुमको कैसे लड़ना है। ठीक है ना? हम सब सिखा देंगे। तुम्हारा सिर्फ वकालतनामा चाहिए। हमारे पास वकालतनामे नहीं है। अगर हमारे पास लॉ की डिग्री होती तो हम वकील इतने सारे खड़े कर देते, टेंशन नहीं थी कोई भी। हमारे को पता है कौन सी धाराएं वो लगाते हैं, कैसे कैसे उसमें विजय करनी है, वो सब बात। हाँ, बस यही होता है, वकालतनामा लगाना है, उसका बताओ, और उसको भी बल्कि बोलो कि तुम्हारा वकालतनामा लगेगा तो तुम जीतोगे, तो तुम्हारा प्रसिद्धि होगी, तुम बताओ कितने पैसे दोगे। हम काहे को देंगे भैया?
है कि नहीं? अब केंचुआ फार्मिंग के लिए क्वेश्चन है, वो सचिन भाई हैं अपने पास बैठे, सारा बाकी जानकारियां ये देंगे। असली केंचुए नकली केंचुए भी बहुत घूम रहे हैं, वो भी पूछ लेना उनसे, ठीक है। अभी जो है, हाँ एक क्वेश्चन इसमें बड़ा अच्छा आया है, स्पीकिंग का हो गया, पुलिस से कैसे बात करनी है हो गया। न्यूज़पेपर डिकोडिंग एक्टिविटी में ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर स्क्रीनिंग करने की बजाय हर कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे से जोड़ रहे हैं। कहीं ये पैरानॉइड एटीट्यूड को बढ़ावा तो नहीं दे रहा। तो मैंने जब अपना संबोधन दिया था तो मैंने उसमें बताया था कि आपको हर चीज में ऐसे नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको दोनों एंगल से सोचना है। फिर जब आप वीडियो बनाओ, जब भी आप वीडियो बनाओ, अपना लाइव चलोगे, अब यहां से जब नेटवर्क आ जाएगा तो लाइव चालू कर दो, किसी भी टाइम चालू कर दो। और मैंने बहुत सारे साथियों की फेसबुक आईडी देखी है, उन्होंने अपना प्रोफाइल लॉक किया हुआ है। वो प्रोफाइल अनलॉक करो सबसे पहले तो, फिर उसमें क्या होता है, जो प्राइवेसी है उस वीडियो की वो उन्होंने फ्रेंड पे कर रखी है, उसको पब्लिक कर लो। अपने ग्रुप में चेक करवा लेना, जिसको भी फेसबुक का पता हो वो चेक करवा कि मेरे वाली चेक कर लो, बाद में देखना। और जब आप लाइव चलोगे तो लाइव चलते टाइम आपको जो असल में तो पब्लिक जो है आपको अपने आप सबक सिखा देगी। शुरू में आप सारी चीज उल्टी उल्टी बोलोगे, फिर बोल दी, फिर सारी गलत निकल आएंगी, 2-3 गलत निकल आएंगे उनमें से। फिर आपके पड़ोसी आपसे तो कब थारा नहीं हुआ होगा, तो नहीं होया अब हो या तो फिर वो आप हमारे से पूछोगे, फिर मैं कहूंगा मैं यूं कद गई थी। तो जब भी आप कोई बात कहो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने की कोशिश कर रही है, अपना विजन डाल दो, उसको सत्य मत बनाओ। उसको एक वो मेरा ओपिनियन था भाई, गलत हो गया, क्या दिक्कत है, बाद में ओपिनियन हम गलत भी तो सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। और फिर अगर वो मान लो एक बार ना हो और फिर आगे हो जाए, फिर हमारी बात वो पड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और 2-4 बार उलझोगे अखबारों में, 2-4 बार देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि इन खबरों का आपस में लिंक तो है। वो लिंक ढूंढना आ जाएगा जब आप थोड़ा, क्योंकि सब चीजों में षड्यंत्र ये शुरू में तो दिखाई देगा, बाद में एग्जैक्ट मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। होता तो है ये आपके बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, पैदा होने से लेकर मरने तक, और सुबह से लेकर शाम तक आपका षड्यंत्र ही है। जब आपके बाथरूम करने का तरीका बदल दिया उन्होंने, लैटरिन का तरीका बदल दिया, धोने का तरीका बदल दिया, खाने का बदल दिया, बैठने का बदल दिया, बातचीत करने का बदल दिया, नशे का बदल दिया, काम का बदल दिया, गाँव का बदल दिया, डंगरों का बदल दिया, दूध का बदल दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है। मरने का भी तरीका बदल दिया, अब तो बीमारी के बिना मरता ही नहीं है आदमी, टक्क से जा रहा है दूसरा। पहले मरने के तरीके और थे, मरने से पहले आदमी को अपना दिख जाता था, क्यों ताऊ जी, सब दिखता था। अपने रिश्तेदारों को बुला के आ जाओ भाई, सारे बतला जाओ, बतेरा हो गया, टाइम हो गया, अब तो है। जलाने का तरीका भी, बच्चे पालने का तरीका भी, सभी बदल गए भाई। और वो बदला इन्होंने प्लान करके, अपने आप थोड़ी हुआ है ये सब कुछ। एक क्वेश्चन और है कि जैसे बाई नेचर 4 पर्सनालिटी होती है, तो उसमें जब वो आदमी अपना बिहेवियर दिखाता है तो उस तरीके से भी तो 4 तरह से हो सकता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, है ना भाई। जैसे मान लो क्वेश्चन ये था, एग्जैक्ट पढ़ देता हूं कि जैसे बाय नेचर 4 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, तो बिहेवियर लेवल पे भी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट होते होंगे। तो कौन सी सिचुएशन में इसकी नेचुरल पर्सनालिटी है और कौन से वाले में इसका बिहेवियर है, कौन से वाले में नेचर और कौन से वाले में बिहेवियर, ये कैसे पता लगाएंगे। एक चीज समझना, आप केवल किसी के बिहेवियर को देख के, किसी के बर्ताव को चेक करके आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पता लगाने का कि कैसे पता लगाना है वो मैं मैनुअल ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, जिसने ये 13 ट्रेनिंग कर ली उनको, कि कैसे पता लगाना है। अब आपने देखा, पता लगाने के बाद, पता लगाने से पहले नहीं, पता लगाने के बाद आपने देखा कि जो आपने ऑब्जर्व किया था, जो आपने देखा था शुरू में, वो और जो आपने पाया रिपोर्ट में वो अलग अलग है। तब आप ये एनालाइज करोगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके क्या फैक्टर रहे होंगे। समझने में हेल्प करना है, ये डिक्लेयर करने में हेल्प नहीं करती। अपनी साइंस समझने में हेल्प कर रही है, डिक्लेयर नहीं करना आपने।
जैसे हम किसी बच्चे के बारे में बताते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि 14 साल की उम्र में ये करेगा ना, हम ये बताते हैं अगर आपने 12 साल की उम्र में इस बच्चे को ये वाली चीज प्रोवाइड कर दी तो ये यहां जाएगा, ये कर दिया तो यहां जाएगा, ये किया तो यहां जाएगा। तो जो मां बाप करना चाहते हैं वो कर लो। समझ गए ना भाई? आग के ऊपर दो चीजें हैं, आग तो अपना जल रही है, आपने पानी डाला तो आग का क्या होगा, आपने रबड़ की कोई चीज डाली तो क्या होगा, आपने लकड़ी डाली तो क्या होगा, आपने पेट्रोल डाल दिया तो क्या होगा, आपने सोडियम डाल दिया तो क्या होगा, वो बता रहे हैं हम तो। क्यों? आग तो वो जल लिया, हमने क्या डाला उसके ऊपर क्या होगा वो बता रहे हैं। सो ये हमारे को समझने में मदद कर रहा है। और हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस सेशन का, अभी उसके बाद फिर आपके लिए जलपान तैयार है। क्वेश्चन ये है कि WHO और NWO ये जो नई व्यवस्था है ये हमको एक नंबर दे रही है जिसको आधार नंबर कह रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर दे रही है। और जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं यहाँ भी हम लोग यही कर रहे हैं। कितना नंबर है भाई तुम्हारा? ग्रुप नंबर क्या है भाई? तो वो कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ लड़ रहे हो आप भी तो यही कर रहे हो। सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो दोस्तों, दो चीजें हैं, हम आप सबसे पहली बार मिले हैं, है ना, और हमने साथ काम भी नहीं किया है। आप देख लो जिन्होंने आपस में काम किया सबके नाम याद हो गए होंगे। एक एक आदमी को 10-10 नए आदमी तो मिल गए होंगे। है कोई जिसको 10 आदमी नए मिले हों? सारों को मिल गए ना 10-10 तो कम से कम आदमी नए। अब नए आदमी मिल गए आप सबको और आपने उनके साथ काम किया तो आपको उनका नाम भी याद हो गया। कभी सामान का लेना देना पड़ा, अब हमारे साथ सामान का लेन देन आपका नहीं हुआ तो हमें आपके नाम याद नहीं होंगे जब तक हम आपके साथ काम नहीं करेंगे वहां इंक्लूड होकर के। समझ रहे हैं ना बात? तो हम आपको दे रहे हैं नाम के साथ, मतलब हम आपको याद करने के लिए, ध्यान देने के लिए, काम आसान करने के लिए नंबर दे रहे हैं। हम ये नंबर आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम इसे सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग हैं उनका नंबर देना गलत है, हम ये कह रहे हैं नंबर थोपना गलत है। समझ रहे हैं ना आप बात? अपनी मर्जी से आपको जाके उनके खूंटे पे बंधना है तो कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं ये गलत है और हमें भी पता है इसका। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं। ये आपका जिंदगी भर का परमानेंट नंबर थोड़ी बोला है हमने, हमें इसको थोड़ा सा उस एंगल पे समझना होगा। ठीक है? क्वेश्चन है कि आज तक इतने क्रांतिकारी आए और सारे सिस्टम को समझने के बाद बड़े बड़े आंदोलन किए और उन आंदोलनों को इन्हीं षड्यंत्रकारियों के द्वारा मैनेज कर लिया गया, तो ऐसा क्यों? दूसरा है, अगर सोना अपनी धरती पे मिलता है तो वह सरकार का, अगर बंदूक निकली तो वो हमारी, ऐसा क्यों? ये तो हम पहले से ही बोलते आ ही रहे हैं कि चरस मिलेगी आपके ज़मीन में तो वो आपकी होगी, लेकिन अगर तेल निकल आएगा तो वो सरकार का होगा, सोना निकलेगा तो वो सरकार का होगा। और इसके लिए 3 फीट तक की गहराई तक का इन्होंने ये प्रोविज़न बनाया हुआ है जो आदमी का और उसका, कि उसमें फसल होती है तो किसान अपनी फसल ले ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, 2011 का शायद वो जजमेंट है, मैं उसको देख के बताऊंगा, जिसमें उसने बड़ा मेंशन किया हुआ है कि जिस आदमी का कब्जा है 2001 का है, एक का शायद, हाँ, जो आदिवासियों को उसको लेकर के, जंगल की जमीन को लेकर के है, हाँ, तो उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जो देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन हैं ये देश के लोगों के हैं। तो यहाँ पर ये मतलब इंटरप्रिटेशन ये दिया गया हम लोगों को कि वो सरकार का हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सरकार एक गेम खेलती है आपके बनाए हुए कानूनों से कंसेंट लेकर के, कि आपने जो वोट दिया था उस वोट से आपने सरकार को उनके लिए पॉलिसी बनाने की ताकत दे दी। वो ताकत से वो क्या करते हैं कि जैसे कोयला निकला हमारे खेत में, तो सरकार क्या कहेगी कि वैसे तो नियम क्या है, जो कुदरती नियम है वो भी यही कहता है कि वो कोयला एक आदमी की संपत्ति नहीं हो सकता, वो हम सबकी संपत्ति है बेसिकली, जितने भी धरती पर लोग रहते हैं, क्योंकि वो कोयला उस जमीन का नहीं है, वो धरती का है। उस जमीन पर अगर आप खेती करोगे, वहां पर रहना है, वहां सुरक्षा है, वहां उसको अपना कहना है, उस पर कब्जा अगर आपका है तो वो आपकी है। बट अगर उसमें कुछ निकलता है मूल्यवान, कुछ जो बाकी समाज के भी काम आ सकता है, तो फिर वो समाज का है।
और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा हुआ है कि वो देश के लोगों का है, जितना भी सोना निकलता है, जितना भी कोयला निकलता है। सरकार क्या गेम खेलती है उद्योगपतियों के साथ मिलके कि उस खादान का ठेका बहुत सस्ते रेट में उद्योगपतियों को दे देती है, और फिर ये कहते हैं कि जो ठेका हमको मिला है या जो निकालने का जो इसका प्रोसेसिंग का जो पैसा है वो हम ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं, और उसकी बदौलत जो है ये पैसा देश के डेवलपमेंट पे काम आता है, तो वो देश के ही यूज हो गया, तो वो लोगों में बट गया। जबकि रियलिटी ये है कि अगर कोयला भी हम लोग पूरा का पूरा कोयला देश के लोगों में बांट दें, तो मैं ये समझता हूं कि हर एक बंदे को एक साल का लगभग 3.5 से 4.5 लाख रुपया मिल जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को। कोयला, इतना कोयला है हमारे पास। सोना इतना है कि करीब करीब 400 ग्राम के करीब सोना 140 करोड़ की जनसंख्या में बट सकता है, इतना सोना निकलता है। ये हर साल की बात बता रहा हूं मैं। तो मतलब वो उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, और ये पूरा गेम प्लान है, पूरा योजना के तहत दिया जा रहा है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हम मालिक हैं। हमको पॉलिसी मेकिंग में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी कोई संगठन बड़ा खड़ा होगा, उसमें जो अभी भाई ने एक सवाल पूछा था कि इतने बड़े आंदोलन हुए और उसमें षड्यंत्रकारियों द्वारा मैनेज कर लिया। वो मैनेज इसलिए कर लिया कि जैसे किसी ने आंदोलन शुरू किया, किसी ने मूवमेंट शुरू किया, और जो देश के सच्चे लोग थे उन्होंने उस मूवमेंट की सत्यता को देखा। उन्होंने देखा कि ये आदमी सही काम कर रहा है, और वो सही काम करते करते वो उसके पीछे चल पड़े, और उसने कोई सवाल नहीं पूछा, और वो नो क्वेश्चन आस्क्ड लेकर के और ऐसी पॉलिसी बनाई कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो जो लाइन है, जैसे कुछ लोगों ने, जब मैं गिरफ्तार होकर के आया था, जेल से जब हम बाहर आए थे 2022 में, तो हम गांव-गांव में प्रोग्राम कर रहे थे जब, तो पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था। पहला जो प्रोग्राम हुआ और बयाना खेड़ा में ये प्रोग्राम हुआ था, तो वहां लोगों ने नारा लगाना शुरू किया कि देवेंद्र बलारा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने उसी वक्त वहीं पर पहले नारे के बाद ही उनको रोक दिया था। अगर तुमने ये नारा लगाया तो आखिर में तुम सारे हारोगे, सिर्फ एक देवेंद्र बलारा जीतेगा, क्योंकि वो आपने अपनी सारी ताकत फिर उस देवेंद्र को दे दी। जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जनता सरकार मोर्चा का, उस टाइम तक जनता सरकार मोर्चा बना नहीं था। ये तब की बात बता रहा हूं, मोर्चा तो बाद में बना, लेकिन मेरा पर्सनल जो विचार था उस वक्त ये था कि ताकत किसी व्यक्ति के पास, किसी ग्रुप के पास या किसी संगठन के पास नहीं होनी चाहिए, किसी नाम में ताकत नहीं होनी चाहिए। ताकत गांव के आखिरी आदमी के पास होनी चाहिए। यानी हमको ज्ञान इतना दे देना है गांव के आखिरी आदमी को कि तुम्हारी एक चिट्ठी सत्ता हिला सकती है, सल्तनत को हिला सकती है। वो चिट्ठी कैसे लिखनी है, उसमें क्या मैटर है जो तुम्हें याद रखना है, क्या चीज है जो तुम्हें मालिक बनाती है, कैसे तुम अपनी उस ताकत को यूज कर सकते हो, ये समझ हमने गांव के आदमी को देनी है। इस मिशन के साथ हम लोग निकले थे। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं वो चेहरों पर लड़े गए हैं, इसीलिए हारे हैं। अभी जनता सरकार मोर्चा में आप लोगों ने, मान लीजिए मेरे को नेता बना दिया और मेरा नेतृत्व स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार कर लिया, डिक्लेयर नहीं किया है किसी ने भी, ना ये हमने डिक्लेयर किया है ना आपने डिक्लेयर किया है। हमने मन ही मन मान लिया है कि ये जो 5-7 लोग हैं ये ठीक काम कर रहे हैं, तो इनकी बात मान लेते हैं। ऐसे थोड़ी होगा कि कोई भी माइक पे आएगा और आपको ऐसे चला देगा, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो हम एक सिस्टमैटिक चीज तैयार कर रहे हैं कि आखिरी जो आदमी है जनता सरकार मोर्चा का, उसके पास वो समझ हो कि जब देवेंद्र कोई उल्टी बात कहने लगे या जब कोई अपना बयान बदलने लगे, जब कोई अपना रुख बदलने लगे, तो समझ में आ जाए कि ये अभी मैनेज हो गया और अभी इसको साइड में करके, मोर्चा तो एज इट इज है ना। एक आदमी के जाने से या एक आदमी के आने से कोई फर्क ना पड़े, उस स्थिति में जनता सरकार मोर्चा को लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भले ही वो सबसे ज्यादा बोलने वाला चेहरा हो। बस वो बोल रहा था, अभी कोई और बोलने लग जाएगा। आप सबको बोलना सिखा ही रहे हैं ना। हमारा पर्पज ये नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठी करके और वो भीड़ को दिखा करके उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि होता क्या है, आदमी जब मेहनत करता है
तो उसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक बात रहती है कि जो किया है उसका मुझे फल क्या मिले, प्रतिफल क्या मिले। तो जब आदमी उस किए हुए के फल की इच्छा करने लगता है, उस टाइम पर फिर उसे अपने किए का अहंकार होता है, और वो फिर उस चक्कर में उसको कोई ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि तुम जब सत्ता में होगे तो समाज के लिए कुछ कर पाओगे, और वहीं पर वो फिर अपना ढीला रुक करके और वो सत्ता की तरफ चल पड़ता है, बजाय इसके कि जिस रास्ते पर वो चला था उस पर कायम रहे। वो रास्ता है कि इस रास्ते पर तो सिर्फ आंदोलन है, इसमें तो सिर्फ सड़कों पर रहना पड़ेगा, और असल में तो अभी सत्ता में तो मान लो आप एक चीज समझिए, मान लो आपने किसी भी तरह से अपने संगठन के किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता में पहुंचा भी दिया जहां पे वो निर्णायक निर्णय ले सकता है। एक व्यक्ति के पास जो वहां पहुंच जाएगा, क्या आपकी सबकी प्रॉब्लम, सिर्फ इतने लोग बैठे इनकी भी प्रॉब्लम सुनने का समय होएगा? आप लोग जब अपने 2-2 मिनट भी लगाते हो ना, तो भी अपन पूरे दिन में नहीं बात कर पाते अपनी सारी। ये तो इतना ही, और मोर्चा बन गया अगर लाखों लोगों का, तो कैसे सुनेंगे उनकी प्रॉब्लम्स? तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, समझ गए ना? हां, यह हो सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हम सब 100, 200, 500 लोगों ने मिल करके निर्णय लेके कोई सच्चा आदमी समाज से निकाला, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग सड़कों पे जाने के लिए तैयार हैं 24 घंटे, लेकिन वो आदमी निकाला, और उसको फिर जो जनता सरकार मोर्चा का लोगो आपने देखा है, हम उससे पूछेंगे, बोल भाई किसान का बैल बनने को तैयार है? तो अगर कोई हमारा नौकर बनने को तैयार हो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, कि एमएलए बनना है लेकिन 9 से 5 की नौकरी करनी पड़ेगी पूरी, अगर नौकर है तो नौकर की तरह रहने का, तो हम तेरे को तैयार करते हैं, हम तेरे को लेके जाते हैं, तुझे अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना, तुझे अपने घर से गाड़ी नहीं निकालनी, हम देंगे सारा कुछ तुझे, लेकिन फिर तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, तुझे जिंदगी भर पेंशन दिल मिल रही है ना उसके बाद, तो 5 साल दिल लगा के काम कर दे, उसकी पूरी ट्रेनिंग करके पूरा तैयार करके उस आदमी को भेजा जा सकता है। और हम ऐसे ही रहें, मतलब जो फेसेस बने, तो उसमें फिर क्या होगा, फिर आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि यार मतलब देवेंद्र ने हमारा इस्तेमाल कर लिया, फिर मैं भी आपके साथ सड़कों पर बैठा हूं और आप भी मेरे साथ बैठे हैं, फिर आपको कभी निराशा भी नहीं होगी। और फिर जो आदमी अगर गलत निकल आया, तो फिर जब हमको बिठाना आता है तो हमें उतारना भी आता है, फिर टेंशन काहे की है कि नहीं? तो 1-2 व्यक्तियों के 10-20 व्यक्तियों के सत्ता में जाने से, ना जाने से, मोर्चे में रहने से, मोर्चे बाहर जाने से कोई फर्क ना पड़े, उस स्थिति तक हम लोग चुपचाप अपनी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करके एक पूरी फौज तैयार कर लें, जिससे कि एक बोलने वाला जेल में जाए तो दूसरा, दूसरा जाए तो तीसरा, तीसरा जाए तो चौथा, और जो अंदर जाए तो अंदर भी क्रांतिकारियों की फौज तैयार होती रहे। हम तो पुलिस वालों से बात करते हैं, वहां भी उनको तैयार कर देते हैं मोर्चे में आने के लिए। जो गोरखपुर स्टेशन की बात बता रहे थे, गोरखपुर एयरपोर्ट के ऊपर हमने तो वहां यूपी पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स थी, उसको सारी को एक तरह से बंधक बना लिया था हमने। वो सारे आकर के इधर आओ जी, इधर आओ जी, इधर आओ जी, आओ, जो सारे उधर ही आके बैठ गए। वो सचिन जिस बात को बता रहा था, फिर वो सारे बोले यार हमारा तो बुरा हाल होने वाला है, आप भी हमारे को अपने मोर्चे में शामिल कर लो, आप हमारे को बताओ डिटॉक्स कैसे होएगा, और ये षड्यंत्र पूरा समझाओ हमारे को। मैं कहा कोई नहीं, किसी दिन मीटिंग बुलाओ तुम्हारी पुलिस वालों की, तुम हमारी टिकट कराओ फिर हम आएंगे। तो बोलते हैं, बोले यार हम टिकट पुलिस वाले, मगर पुलिस वाले ही कराएंगे और क्या करेंगे। 400 साल से लगभग इतने क्रांतिकारी आए और लगभग लड़ाई जीत ली गई, लेकिन फिर भी अंत में षड्यंत्रकारी लोग ही जीत गए। क्या ये एक प्राकृतिक संयोग है? देखिए, ये आपको लगता है कि षड्यंत्रकारी लोग जीत गए, असल में आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता आए देश के अंदर, वो फेल होकर के चले गए। सत्ता तो परमानेंट किसी की रही नहीं वैसे भी। अंग्रेज आए, वो चले गए, जीते कहाँ वो? हाँ, वो व्यवस्था अपनी स्थापित कर गए। अब ये व्यवस्था के ऊपर आज तक किसी ने काम ही नहीं किया था राजीव भाई के अलावा, व्यवस्था परिवर्तन के अलावा। उनको यह बात समझ में आई कि रावण की व्यवस्था में राम भी राज करेगा तो वो यही करेगा जो ये कर रहे हैं। तो मतलब आप अपने बीच का कोई आदमी, ईमानदार से ईमानदार आदमी भेज के देख लीजिए, और मुझे लगता नहीं है या कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसकी जात का आदमी सत्ता में ना गया हो कभी। आप जिस भी जात के हो, जिस भी धर्म के हो, आपका आदमी गया है वहां। अगर वहां आपका आदमी गया तो फिर आपका भला क्यों नहीं हुआ आज तक? वो कभी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है। जब गांव के हाथ से बागडोर सरकार के हाथ में चली गई तो सत्यानाश होना शुरू हुआ।
बागडोर वापस गांव के हाथ में आएगी। जब प्रकृति का, परमात्मा का कानून जब लागू होगा, केवल तब यह बात बच सकती है। प्रकृति के कानून मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है। जब किताब का, ये तो रानी का कानून है जो चल रहा है संविधान के रूप में। यहाँ पे जो संविधान है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की एज इट इज कॉपी है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखोगे अब वही चीज है। तो मतलब अभी भी, इस वक्त भी अगर देखा जाए तो संविधान के रूप में अभी भी रानी का ही शासन चल रहा है, यानी कि क्राउन का। अभी रानी नहीं बची है, अभी क्राउन का ही शासन चल रहा है इंग्लैंड का। तो क्राउन का जो शासन चल रहा है वो उनके हिसाब से तब तक चलता रहेगा जब तक ये पुलिस रहेगी, जब तक ये पटवारी सिस्टम रहेगा, तहसीलदार रहेगा, एसडीएम रहेगा, आंगनबाड़ी रहेगी, आशा वर्कर रहेगी, सरकार नाम की चीज जो गांव में जब तक घुसी रहेगी। गांव की व्यवस्था का एक एक अंग गांव के हाथ में रहेगा। जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीजों का फैसला गांव करेगा। ये फैसला सरकार को नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ वाले लोग थे, जैसे कल तो वो बता रहा था, दिन में सचिन बता रहा था कि जी हम लोग तो यहाँ बिजली का बिल नहीं देते हैं। बिजली का बिल छोड़ो, इन्होंने तो सारी की सारी जमुना पे कब्जा कर रखा है। ये तो जमुना में अपना फसल बोते हैं ना, ये तो सारे यूपी वाले, तो इधर वाले, तो वो असल में उनकी ही है। ये प्राकृतिक नियम है, जिसका कब्जा है वो कर लो। जब बाढ़ आएगी प्रकृति अपने आप ले जाएगी उनकी फसल, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सरकार उसको अपने नाम पे करने जा रही है ये सारी चीजें। और सरकार क्या है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो सरकार है ना, अगर आप में इतनी हिम्मत हो गई और आप लोग असल में पूछने लग गए, एक चिट्ठी डाल के पूछ लो तुम हो कौन, वो बता नहीं पाएंगे कौन है। तुमको हमारी सरकार होने की अथॉरिटी किससे मिलती है, आप ये पूछ लो। वो बोलेगा संविधान देता है, ऐसा बोलेंगे ना। संविधान में प्रधानमंत्री नाम का कोई शब्द नहीं है, ठीक है। संविधान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार कौन है संविधान में? आपसे बोलेंगे ना, आपके यहां कर्मचारी आएगा, वो बोलेगा कि सरकार से पूछो, बताओ कौन है सरकार। पूछना चाहिए ना। मालूम नहीं है सरकार कौन है, किसी को नहीं मालूम। पूछो जरा, पता नहीं बस सरकार प्रधानमंत्री को कहते होंगे, तो संविधान में उसका नाम ही नहीं है कहीं पे। फिर राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति तो नहीं भेजता तुम्हारे पास ये आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ये पुलिस वालों को क्या कौन भेज रहा है, किसके कानून से है, कहां किसका आदेश है, उसको अथॉरिटी किसने दे रखी है वो करने की है? भाई आपने प्रतिनिधि चुना ना, अपनी ताकत दी। असल में बोल रहे हैं हम जनता ही सरकार है। हम ये बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान ने तो ये कहा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों ने उनको सरकार कब माना? जब उन्होंने अपनी वोट उनको दी। वोट का मतलब क्या है कि मैं अपना मत इस आदमी को देता हूं, मतलब मैं अपनी तरफ से मेरे लिए निर्णय लेने का अधिकार इसको देता हूं कि ये जाए और वहां उस पंचायत में बैठकर मेरे लिए फैसला ले। तो मैंने जिसको वोट किया है वो सरकार है मेरी। आई बात समझ में? और उसके पास हम जाते हैं नौकर बन के, बाबूजी, विधायक जी, सांसद जी, एमपी साहब कहते हैं हम लोग, है वो नौकर हमारी पावर लेके बैठा है। हमने दिया है, मतदान किया हमने उसको, तब जा करके वो बनाना। और हम उसके पास जाते हैं तो अर्जी लेके जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक है ना? मालिक की तरह जाना नहीं सिखाया किसी ने आपको। तो जनता सरकार मोर्चा जो बड़ा बदलाव करने जा रहा है वो ये है कि अब जनता को असल में मालिक बनाने जा रहा है और नौकर को उसकी हैसियत बताने जा रहा है। और जो सवाल पूछा था कि ये षड्यंत्रकारी सफल हुए, उसका जवाब ये है कि ये षड्यंत्रकारी हर बार फेल हुए। भारत की जो जमीन है ना, इस पर वो कभी कामयाब नहीं हुए। यूरोप में वो लोग, इधर अमेरिका में वो लोग अपना सब सारा का सारा प्रोपेगेंडा चला गए। पूरा अमेरिका के इंडिजीनियस जो पीपल थे, जो वहां के असली लोग थे, जिनको वो रेड इंडियंस बोला करते थे, वो सारे के सारे खत्म किए जा चुके हैं।
एक थोड़े बहुत कबीले का इलाका बचा है, 1-2% लोग बचे होंगे पूरे अमेरिका में, जो असली लोग वहाँ के हैं, जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के अमेरिका के। अदरवाइज पूरे अमेरिका को उन्होंने रिफ्यूजियों का गढ़ बना दिया है। जैसे अभी इंडिया को बनाने की तैयारी चल रही है, इंडिया को पूरा का पूरा रिफ्यूजी बना रहे हैं। पंजाब हरियाणा में यूपी और बिहार और झारखंड से लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। यूपी बिहार झारखंड में वो दिल्ली से वहाँ कोई प्लांट लगाएगा, स्टील प्लांट लगाएगा, कोई कोयले का है, माइनिंग है, कोई वहाँ बॉक्साइट के और निकलते हैं, तो वो इधर से नौकरी दे के वहाँ भेजते हैं और वहाँ वालों को इधर नौकरी दे रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति को उसका स्टेट छोड़ने के लिए, उसका ग्रह छोड़ने के लिए, उसकी जमीन छोड़ने के लिए, उसके रूट, उसकी जड़ों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो व्यक्ति जब जड़ छोड़कर कहीं जाएगा तो वो रिफ्यूजी हो जाएगा। असली आदमी वो वही है जहां पर उसका जन्म हुआ, उसके बाप का जन्म हुआ, फिर उसके दादा का जन्म हुआ। जहां उसके दादा के डॉक्यूमेंट हैं वहीं उसके पिता के डॉक्यूमेंट हैं और वहीं उसके हैं, तो वो मालिक है इस धरती का। वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं, जिनको हम लोग मूल निवासी बोलते हैं, जिनको हम यहाँ के मालिक बोलते हैं। और अगर हम अपनी जगह बदल देते हैं तो अपनी जगह बदलने के बाद हम उसी जगह पर हम रिफ्यूजी बन जाते हैं और रिफ्यूजियों का कोई अधिकार नहीं होता। तो वोट केवल रिफ्यूजी करते हैं। जो बाहर से आया आदमी है वो अपने लोगों में से कोई आदमी चुनता है। जो यहां का आदमी है वो अपने लिए नौकर को, अब क्योंकि देखो प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है, राष्ट्रपति तनख्वाह लेता है, एमएलए एमपी तनख्वाह लेते हैं, पुलिस अधिकारी सब तनख्वाह लेते हैं, मतलब वो नौकर हैं। तो जैसे पुलिस में आदमी का सिलेक्शन होता है, जैसे कहीं पर भी नौकरी लगते हैं तो वहां सिलेक्शन होता है, इसी तरह से एमएलए एमपी का भी सिलेक्शन होगा अगर वो लोग असली लोग होंगे। तो जो यहां का आदमी होगा असली, वो सिलेक्शन करेगा अपने नौकर का। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि जो इलेक्शन में भाग ले रहा है वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं बाहर से आया आदमी हूं। जो यहां का आदमी है, असली आदमी, वो कभी इलेक्ट नहीं करता है। और इसीलिए उन्होंने 1970 के बाद ये जो वोट बनाने की और वोट डलवाने का जो डंडा आया है, पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोलती सारों को वोट डलवाओ, सारे गांव का वोट डलवाओ, और गांव का ही आदमी भाग भाग के अपने लोगों को वोट डलवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गांव का ही आदमी अपने गांव के लोगों को पेस्टिसाइड बेच रहा है, गांव का ही आदमी अपने गांव के लोगों को इमिग्रेशन के जरिए विदेश भेज रहा है, वही आदमी आपको ड्रग्स दे रहा है, नशा भी बेच रहा है, वही आपको दारू बेच रहा है, वही आपके लिए, यानी आपकी ऐसी तैसी आपके ही गांव के आदमी के जरिए करवाई जा रही है। यानी आपके गांव में जितनी बुराइयां होंगी, आपके समाज में जितनी बुराइयां होंगी, आपके समाज का ही आदमी उसका हिस्सेदार है। तो क्योंकि उसे लाभ मिल रहा है, और जब आप उसे कहेंगे कि यह चीज समाज के नुकसान में है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट देता है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कम से कम मन्नत तो कमा लेने दे, ठीक है ना। और उसका फिर जवाब हमारे पास मिलता नहीं, क्योंकि हम इतने मोरली, हम अंदर से इतने मजबूत नहीं है कि जो गलत है वो गलत है, हम किसी के नहीं होने देते। इतना स्टैंड लेने वाले आदमी अभी समाज के निकले नहीं है। मतलब अगर भाई आपने तंबाकू के ऊपर लिख दिया, तंबाकू की पुड़िया के ऊपर, कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो अगर कैंसर होता है तो ये बंद होनी चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है यार। मतलब कैंसर होता है तो सरकार को रेवेन्यू मिलता है, इस नाम पर हम कैंसर होने देते हैं। ये बड़ा दोगला चरित्र है हमारा सरकार का भी। हमें एक तरफ तो सरकार एडवर्टाइजमेंट करती है कि नशा जो है वो नशे से दूर रहें, और दूसरी तरफ वो ठेके खोलती है हर नुक्कड़ चौराहे पर। और दिल्ली की सरकार ने तो होम डिलीवरी भी दी, वो तो महिलाओं के लिए अलग ठेके खोल रहे हैं। मतलब दोगला चरित्र ये भी। जो भी सरकार ने एडवर्टाइजमेंट किया, आपने देखा उसको बढ़ावा भी सरकार ने दिया था। तो वो जो क्वेश्चन फिर से वहीं रह गया कि षड्यंत्रकारी सफल नहीं, वो नहीं हुए। फिर कोई ना कोई निकल आते हैं लोग बाग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो जब 70 वाले दशक में, उन दिनों में 70-80 वाले दशक में इंदिरा गांधी ने नसबंदी करी थी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। वो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने का वो भी एक एजेंडा था। अब की बार इन्होंने नसबंदी इंजेक्शन के जरिए करी है। अब की बार जो नौजवान बच्चे हैं, मैं अपने करनाल की बता रहा हूँ, करनाल में पिछले साल
1,38,000 बच्चा, यानी 1.5 लाख के करीब हो गया यह आंकड़ा, आईवीएफ से पैदा हुआ है। एक अकेले करनाल जिले की बात बता रहा हूं मैं। यानी करनाल का सारा युवा नपुंसक और बांझ हो चुका है, और ये हर शहर में यही है। अभी आपको अखबारों में आईवीएफ सेंटर यही मिलेंगे, बस आपको एडवर्टाइजमेंट यही मिल रहे हैं ना आपको। इसका मतलब सरकार को मालूम था कि कुछ ऐसा इनकी बॉडी में गया है कि जो अभी ट्रिगर होने वाला है, यानी उनको अभी पता लगने वाला है। और वो जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे रोज नए आईवीएफ के टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुल रहे हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा प्लान वहां से चलता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, फिर जैसे जेपी आंदोलन खड़ा हुआ, फिर यही काम उस टाइम पे कांग्रेस कर रही थी जब 2011 के आसपास, तो फिर वो अरविंद का आंदोलन खड़ा हुआ, वहाँ से अरविंद अपना आंदोलन लेकर के उधर चला गया, राजनीतिक पार्टी बना ली। अब अरविंद को ही उन लोगों ने अगला नया मोहरा बनाने की कोशिश करी है। अभी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स के अंदर जब दिख रहा है तो राहुल गांधी को साइड में करके और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को आमने सामने दिखाया जाता है, ताकि मैक्सिमम जो वोटिंग है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाए, जिसकी वजह से जो विरोधी पक्ष है वो बट जाए और फिर से वही सत्ता में आ जाए। गुजरात में अब की बार यही हुआ था। वहाँ स्ट्रॉन्ग जो कंपटीशन था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट बटी और बीजेपी बीच में से निकल गई। मतलब ये सारा का सारा गेम प्लान रहता है। और फिर ये लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोपेगेंडा किया था कि सारे के सारे जितने भी समाज से सरोकार रखने वाले संगठन थे, इन्होंने सभी संगठन के मुखियाओं को काबू कर लिया। और फिर ये कोशिश करते रहते हैं, फिर कोई संगठन खड़ा होता है, फिर ये लोग खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी व्यवस्था बचाने के लिए चल पड़ते हैं। आप देखो, इन्होंने पूरी दुनिया से, जैसे मैंने अमेरिका में बताया, उन्होंने असली बीज खत्म कर दिया आदमियों का, वहां पेड़ों का भी असली बीज नहीं बचा अमेरिका के अंदर, और डंगरों का भी सारा का सारा संकर बीज है। लेकिन इंडिया में आज भी ऐसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन केवल असली बीज को बचाने के लिए समर्पित किया हुआ है। पेड़ों का भी असली बीज, पौधों फसलों का भी असली बीज, डंगरों के भी असली बीज। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो नंदी के, गाय के संवर्धन पर आपको काम करते मिलेंगे, और सभी तरह के उन पे उस पे। तो ऐसे आदमी को बचाने के लिए फिर जनता सरकार मोर्चा निकल ही पड़ा है। हम लोग तो ऐसे बच्चों को ही बचाने निकले हैं। तो हमने हमारा तो टारगेट भी नस्ल बचाओ रैली हमने तो की थी पहले, और अगली नस्ल बचाओ रैली यही उत्तर प्रदेश में ही नस्ल बचाओ रैली 2.0 होने वाली है जून के महीने में। कितनी तारीख को था वो? है 23 जून को है, चेंज करने की और कोई बात नहीं, लेकिन मतलब प्लान ये चल रहा है कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, जून में नहीं जुलाई में हो जाएगा, जुलाई में नहीं, आगे जब भी हो जाएगा, आगे वहां कहीं और हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे। कहने का मतलब यह है कि हम तो पर्पज यही है हमारी तो रैली में, हम तो ये सोच रहे हैं हर एक रैली का नाम ही ये रखे, नस्ल बचाओ रैली 2.0, 3.0, 4.0 चलता रहे। भाई हम ना, हमारा पर्पज ही नस्ल बचाने का है कि नहीं, खेत की भी, डंगरों की भी और आदमी की भी। हमारा तो नस्ल बचाने का पर्पज है और यही हम कर रहे हैं। रुपए का मानक स्टैंडर्ड, ये रुपए वाला पॉइंट तो बाद में, रुपए वाले पे तो आ जाएगा। एक छोटा सी किताब पथ प्रदर्शनी तैयार करें जो जेब में रखी जा सके, जिस माध्यम से आम व्यक्ति, आम जनता तक सहजता सरलता के साथ जनता सरकार मोर्चा की बातें यथार्थ रूप में पहुंचाई जा सके। फोटो के साथ किसी टॉपिक पर बताया जाए तो समझना और समझाना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात चक्कर ये है कि हमारे पास समस्या ये है कि आइडियाज़ हमारे पास भी खूब सारे हैं, पर इम्प्लीमेंट करने वाले आदमियों की कमी है। तो जिस भी भाई ने ये आइडिया दिया है वो जिम्मेदारी ले ले और इसके लिए हमसे जो सहायता चाहिए वो बताए और इसके ऊपर तैयार करके हमको दे दे, हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देंगे। देखो भैया, एक ही काम कर सकते हैं ना हम, तो जो स्पेशलाइजेशन है हमने तो आपको बताया, आप अपनी स्पेशलाइजेशन बताइए। और हमारा तो एक ही रूल है, जनता सरकार मोर्चा का ये नियम है कि जिसका आइडिया होगा उसकी डिलीवरी वही देगा। ये नहीं होगा कि आप सलाह देते रहो और हम कुछ कर ना पाए, फिर कहेंगे आपने किया ही नहीं। हम नहीं कहते, तुम्हारा आइडिया है करो चालू, काम हमसे बताओ क्या चाहिए, है क्या नहीं भाई। हमने सारी वीडियोस दे रखी हैं, सारा मैटर दे रखा है, सारी आइडिया सब कुछ है आपके पास। हमारा टारगेट क्या है, आप सवाल पूछ लो, वो बता के लिख लो, लिख करके हमको बताओ।
हम उसका प्रूफ रीडिंग हम करवा देंगे, छपवा देंगे, हम डिज़ाइन हम बनवा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट हम करवा देंगे, पर लिखने वाला काम तुम कर दो। ठीक बात। आगे है जी, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद क्या हुआ और विचारों से सहमत हुए कि नहीं। अच्छा वो बात रह गई थी, हाँ बीच में कहीं और चले गए थे। मिलने से बाद क्या हुआ कि मिले हम, मिलने के बाद उन्होंने एक IAS की ड्यूटी लगा दी कि इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं देखो कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो मैंने फिर उनको समझाया। ऐसे ही एक राउंड टेबल थी, उस पर कई सारे IAS थे, सब ने मिल के उस पर सलाह मांगी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने 2 सवालों पे किया कि इस पर खर्चा कितना आएगा। तो मैंने कहा जी मेरे पास मतलब मुझे इस पे काम करने के लिए कोई खर्चा नहीं चाहिए, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, और ऑलरेडी स्कूल हमारे पास है ही है, तो स्कूल में कंप्यूटर वगैरह होता ही है। तो एक स्कूल में जो इक्विपमेंट चाहिएगा, जो सामान चाहिएगा, वो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये का सामान चाहिएगा एक स्कूल में, प्रति स्कूल। तो बाकी की चीज़ें मैं दे दूंगा, टेक्नोलॉजी मेरी फ्री है, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ। अब उन्होंने देखा कि ये तो पंगा हो गया, भाई उनका जो कट था बेसिकली वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पार्टी फंड में आप कितना कराएंगे। तो मैंने बोला कि पार्टी फंड का तो कोई, पार्टी फंड में तो मैं तब करा पाऊंगा जब मुझे पैसा कमाना, मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा हूँ भैया। तो फिर उन्होंने कैलकुलेशन दी एक दूसरे आदमी ने, मतलब देखो उन्हीं के होते हैं ना दलाल होते हैं, जैसे पुलिस वालों के दलाल होते हैं, कोर्ट वालों के दलाल होते हैं, ऐसे ही तो उनके भी होते होंगे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी एक ने कि देखो अगर तुम हरियाणा की बात करो तो हरियाणा में 3,90,000 बच्चा प्राइमरी में है, और अगर एक बच्चे से हम सिर्फ 1,000 रुपया चार्ज करें, जो कि माँ बाप ने नहीं देना, जैसे अभी इंजेक्शन है ना, अभी जो वैक्सीन लगी है इसमें आपसे थोड़ी लिया पैसा, लेकिन एक वैक्सीन 1700 रुपये की बिकी है, 400 रुपये की बिकी भी है और 800 रुपये की बिकी है। जबकि आदर पूनावाला ने यह बोला था कि इस वैक्सीन का जो रेट है वो पानी से भी सस्ता है। याद है आपको, किसी को याद है वो बात कि उसने ये लाइन बोली थी, यानी कि आपके यहां जो बोतल में पानी आता है उससे भी सस्ती है ये, लेकिन सरकार ने इतना अंधा पैसा बहाया इसके ऊपर, जिसका बाद में फिर आपके सबको बॉडी को भी जवाब देना पड़ रहा है कि 30,000 करोड़ रुपया एक लॉट में दिया करते थे ये आदर पूनावाला को। और बाकी दूसरी जो कोवैक्सीन थी और स्पुतनिक वगैरह उनका तो अलग है, ये तो सिर्फ एक कोविशील्ड की बात बता रहा हूँ, एस्ट्राजेनेका जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही वो बोले कि 1,000 रुपया अगर पर बच्चा भी लेते हैं तो 3,90,000 बच्चों का 390 करोड़ बनता है। बोला ऊपर का 40-50 करोड़ हमको दो, बाकी का तुम रखो। तो भाई अपने से ये काम नहीं होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही किसी मिशन में पैसा एंटर कर जाएगा सब बर्बाद हो जाएगा। और क्योंकि हमारे थे लिंक ऐसे कि हमारे लिए वो पैसा मैनेज करना या वो पैसा सेटल करना कोई बड़ी बात, ये तो मैं एक हरियाणा के प्राइमरी स्कूल की बात बता रहा हूं मैं। अगर हम सभी बच्चों को ले लेते, 12वीं तक के बच्चों को लेते और आगे जो पैदा होने वाले बच्चे उनको भी लेते, जैसे ये इंजेक्शन का कारोबार है, हर बच्चे को पैदा होते ही लगने लग गए ना, पहले बड़ों से शुरू हुए थे ये, और अब ऐसे हो गए कि जो पैदा हुआ वही कस्टमर है, उसको सरकार पे करती है बेहिसाब पैसा, और उसकी वजह से हमारे बच्चों को नुकसान होता है, उल्टा फायदा नहीं होता है। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य में कारोबार घुस जाएगा, पैसा घुस जाएगा, वहां उसका असली मकसद नहीं दे पाएंगे। और यह बात हमको मालूम है कि शिक्षा में पैसे का मतलब बर्बादी है। जहां भी किसी को पैसा देना पड़ रहा है शिक्षा के किसी भी चीज के लिए तो सत्यानाश है, और ये मुझे भी पता था। फिर आप जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए, फिर तो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे यार, खाली अगर पैसा निर्धारित करेगा तो सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अमीरों को ही न्याय मिलेगा, अमीर ही खेती करेंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं गरीब आदमी के लिए और जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए। तो इसीलिए हमने तो फिर ये सोचा कि यार, मैंने तो कैलकुलेशन करी थी बैठ करके कि हरियाणा से कम 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, और 22 और 28 राज्य हैं, और यूपी जैसा तो अकेला एक ही 5-6 हरियाणाओं के बराबर है। मतलब कैलकुलेशन करके देखो तो मतलब कोई 50-60 हज़ार करोड़ रुपए का कोई बड़ा खेल नहीं था इस प्रोजेक्ट में, आराम से होता। मतलब हम भी कहीं ना कहीं बड़े ऐसे ठाठ से हो रहे होते, और इस तरह के कॉन्टेक्ट थे हमारे पास। पर हमने ये एक बात सोची कि पैसा तो दे देंगे अपने बच्चे को। अभी आपने देखा ना, हमने बताया, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने जब HCS क्वालिफाई किया तो HCS का जो पेपर था मेरा वो सोशियोलॉजी में था।
तो जब आप सोसाइटी की ग्रोथ को जब आप पढ़ते हो, जब आप सोसाइटी को समझते हो, तो सोसाइटी का ये रूल है कि जिस जनरेशन में, जिस पीढ़ी में आराम आ जाएगा, जिस पीढ़ी को उसके माँ बाप सब कुछ घर बैठे बैठे दे देंगे, वो पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी। तो अगर मैं इतना पैसा हो जाता तो हमारी अगली पीढ़ी को कुछ ना करना पड़ता। और मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरे पिताजी से बात कर रहे थे तो वो मेरे पिताजी को बताते थे, मैं उनको बड़ा मानता हूं क्योंकि उनकी बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं वो मैंने मतलब अपने जीवन में धारण की और मुझे उसका बड़ा लाभ हुआ आत्मिक शांति और संतुष्टि के मामले में। वो ये था कि औलाद को कभी भी खाली नहीं बैठने देना और औलाद को हमेशा काम करवाते रहना और औलाद को अपने काम में जरूर शामिल करना। आप जो भी काम कर रहे हो, माँ अगर रोटी बना रही है, माँ खेत में काम कर रही है, माँ डंगरों का काम कर रही है, तो उसे अपनी बेटी को, अपने बेटे को साथ रखना चाहिए। और अगर पिता कहीं बाहर जा रहा है, किन लोगों से मिलता है, कैसे काम करता है, उसे अपने साथ लेके जाना चाहिए। और यदि वो अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, किसी ऐसी जगह जा रहा है, तो वहां जाना बंद कर देना चाहिए। उससे समाज अपने आप सुधर जाएगा। वो इस तरह की बात बताया करते थे। तो हम लोगों ने अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना बंद कर दिया और उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो वो जो पैसा था, वो पैसा अपने किसी काम का होना नहीं था, क्योंकि हमें इतनी समझ थी कि पैसे से जीवन नहीं चलता है। पैसा केवल ज़रूरतों को पूरा करता है और ज़रूरतें एक आदमी की बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। मतलब मैंने वो देखा है कि जब मैं किसी 11,000 करोड़ के मालिक के पास बैठकर जब मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे, मतलब जो मेरे से मिलना होता है तो प्राइवेट जेट भेजते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली असल में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो, जैसे नाम नहीं लेता, चलो फिर वो कह देगा यार काम खाई, एयरटेल वाला भी कई हैं और भी बहुत सारे हैं। मतलब भारत के बहुत बड़े हीरा व्यापारी हो गए, फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के मालिक हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हर किसी को अपने बच्चे के लिए आना पड़ता है। ये राजकुमार संतोषी इधर से, बॉलीवुड से भी, मुंबई से भी हमारे बहुत क्लाइंट हैं, उससे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें से, वो सब अपने बच्चों को लेके आते हैं इधर। तो अब उन लोगों को, मतलब वो लोगों का ये रहता है कि किसी तरह से ये हमारे काम आ जाए। वो हमको ये कहते हैं कि हमारा ट्रस्ट है, इसमें 1,000 करोड़ का पैसा है, आप इसका इस्तेमाल समाज के लिए कर लो। मुझे पता है तुम बिजनेसमैन आदमी, तुम समाज के लिए नहीं करोगे। समाज ही जब अपने पैसे से, जब समाज अपने आप से खुद समाज खड़ा होगा, तभी समाज उसके अंदर कुछ कर सकता है। वरना सब कुछ करा कराया मिल जाएगा, फिर से वही काम हो जाएगा। जैसे ही करा कराया मिलता है ना किसी को, वैल्यू खत्म हो जाती है, उससे करवाना पड़ेगा। तो हमने ये आइडिया बंद कर दिया कि जो रुपये से खेल खेलना, बल्कि हम ये सोचते हैं कि जो स्टेक होल्डर है, जो आदमी, जो इंसान उसमें इंपॉर्टेंट है, वो पार्टिसिपेट करे, वो आगे बढ़े। और समाज का काम है शिक्षा, ना सरकार का काम है, ना कंपनियों का काम है, ना उद्योगपतियों का काम है, केवल और केवल समाज का काम है। और समाज जब शिक्षा से दूर हुआ, जिसके लिए इन्होंने सरकारी स्कूल को बदनाम करना शुरू किया कि सरकारी स्कूल में तो केवल गरीबों के बच्चे जाते हैं, सिर्फ खाना खाने वाले जाते हैं, तो जो गांव के थोड़ा ठीक तबके थे, जो थोड़ा पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटा लिया। यानी स्कूल में जो स्कूल की जमीन गांव के लोगों ने दान दे रखी है, वहां कमरे गांव के लोगों ने बनवा रखे हैं, वहां पे मास्टर सिर्फ तनख्वाह से आता है, वो भी टैक्स का पैसा देश का लोग ही देता है। मतलब अपने ही गांव के स्कूल में अपने ही बच्चों को पढ़ाना बंद करके बसों में बिठा करके किसी व्यापारी के घर भेजना स्टार्ट कर दिया। उसी दिन से शिक्षा का सत्यानाश हो गया। आपके बच्चे जो घरों के अंदर सबसे जिद्दी हैं, जो बोलते नहीं, बात नहीं करते, समाज का कोई काम नहीं करते, डंगर ढोर का हाथ नहीं लगाते, खेत का काम नहीं करते और पूरा गेम खेलते रहते और मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो सारी जनरेशन वो है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ एक भी आदमी अपने काम को छोड़कर नहीं जाता है, आप देख लो, नहीं जाता है। तो यानी जब तक समाज उस शिक्षा के क्षेत्र में भागीदार था, तब तक शिक्षा समाज के लिए काम आई। और जैसे ही समाज निकल गया और व्यापारी घुस गया और सरकार घुस गई, तब से शिक्षा का सत्यानाश हुआ। तो हम फिर से व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है, मतलब मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि
अब की बार हमारे साथ वो नहीं होगा जो सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ कि उनको अगली पीढ़ी के लिए इंतजार करना पड़े। अब की बार व्यवस्था परिवर्तन हम अपनी आंखों से देख कर मरेंगे, उससे पहले नहीं मरने वाले। उससे पहले जाने वाले भी नहीं हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चों ये एक्चुअली ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगले क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि ये जो प्ले लिस्ट है बच्चों की शिक्षा वाली जो लिस्ट है, इसको देखने के बाद आप क्या क्या कह सकते हैं। और फिर है कि खेती में अगर काम नहीं बना तो क्या होगा, और जो बच्चा खेती करने वाला है उसका बच्चा भी अगर खेती के लिए पैदा नहीं हुआ तो क्या बनना है। वो ये सवाल जिस साथी के हैं, इसका ये अर्थ है कि वो साथी अभी नया नया जुड़ा है। अगर वो एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो उसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समस्या का समाधान है उसके अंदर। जिसने करी है किसी ने, लगता है आपको ऐसा है, उसमें कोई आदमी छोड़ा ही नहीं है हमने। मतलब अमीर, गरीब, खेती वाला, बिना खेती वाला, अपने इंटरेस्ट है नहीं है, एक भी नहीं छोड़ा हुआ। मतलब गांव के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जानवर के लिए उसके अंदर स्पेस है। तो इसलिए यदि हम लोगों को वाकई में व्यवस्था परिवर्तन की इस दिशा में आगे बढ़ना है तो हम लोगों को ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हमें समझ डेवलप हमारी हो, वो समझ मेरी दी हुई ना हो। इसीलिए मैंने आपको उसके भरोसे छोड़ा है कि एक बार वो कर लो, आप वो करके उसके बाद आओ, उसको कंप्लीट करके आओ, और फिर देखो एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। एक भी सवाल अनआंसर्ड नहीं है, और हमने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल किया है। आपको होता हुआ नजर आएगा कि यस ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, और हम अपने गांव में व्यवस्था बना सकते हैं कि गांव का एक भी बच्चा नशेड़ी ना हो, एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो, किसी को मजबूरी में गांव छोड़कर शहर ना जाना पड़े। घूमने के लिए जाना 100 बार जाओ, लेकिन काम करने की मजबूरी या किसी और चीज की मजबूरी में ना जाना पड़े। किसी को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाना पड़े, किसी को मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में इलाज ना कराना पड़े। जिसके बाद ज्यादा और रखें जैसे मर्जी कराओ, लेकिन मजबूरी खत्म होनी चाहिए। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप सब लोग इस पे भी लगेंगे मुझे लगता है। और कल को तो बड़ा बम फूटने वाला है। इससे पहले कि हम इन सवाल जवाब का सिलसिला बंद करें, एक बार जोरदार नारे हो जाए, भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है,